Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 9 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर बीम मशीनिंग के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने इसे रीड कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने ईवीएम प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एलबीएम भी कहते हैं। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो कि अचीव होने वाले। लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो लेजर बीम मशीनिंग जो होती है, ये आखिर होती क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। लेजर बीम मशीनिंग इज अ थर्मल मशीनिंग प्रोसेस विच यूजेस लेजर बीम टू प्रोड्यूस हीट एंड रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। मतलब ये क्या है, एक थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है। क्या है ये? थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, हीट को रिमूव कर रहा है, सॉरी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। हीट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें से अपन क्या कर रहे हैं, हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसके वजह से क्या होगा, हीट की वजह से क्या होगा, मेटल जो है, मटेरियल जो है आपका, वो क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है। अब सभी लोगों को दिमाग में आया होगा यार लेजर लेजर होता क्या है। तो लेजर जो है वो स्टैंड करता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट को जब अपन एम्पलीफाई करते, बहुत बड़ा करते, ठीक है, और उसका स्टिमुलेट एमिशन करते, एक जगह पे एमिशन करके उसका विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम बोलते हैं लेजर। लाइट इज एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बेटा, ये जो लाइन है इसको आप ध्यान में रखिए, आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, when the electron of atoms are provided by external energy source they absorb energy from the external source। ठीक है। तो बेटा अब ये वर्क कैसे करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ एटम्स है, कुछ एटम्स है, उसकी कुछ स्टेट है। स्टेट मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में वगैरह देखा होगा, उसकी ग्राउंड स्टेट 1, 2, 3, 4, ऐसी कुछ स्टेट है। आपका एक एटम जो है वो एकदम छोटू सा बच्चा है, वो पहले स्टेट में बैठा है। कौन से स्टेट में बैठा है? पहले स्टेट में बैठा है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा, उसको यहाँ पे एक हीट दे देता, उसको क्या करता है, गर्मी देता। ठीक है। अभी कैसे, जैसे कि मान लो आप एक जगह पे बैठे हो, आप एक जगह पे बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका दोस्त है आपको तड़ से मार दिया एक, तो आप क्या करेंगे, उछल जाएंगे, उछल के देखेंगे ना कहाँ पे गया, एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, आपने इस एटम को तड़ से एक हीट दे दिया, तो ये क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेज में चले जाएगा। इसको और हीट दे दिया तो क्या चलेगा, वो थर्ड स्टेज में चले जाएगा, थर्ड स्टेज में चले गया। इस तरीके से क्या होती है, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ते जाती है, उसकी एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब लोअर लेवल से क्या होती है, हायर लेवल में चली जाती है। ठीक है। अब क्या हो गया, आपके दोस्त ने आपको झापड़ मारा था, थप्पड़ मार दिया, आपने एकदम जोर से उसको देख लिया, हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। अभी आपने देखा यार ये तो मेरा दोस्त ही है, ये तो मजाक करता ही है, तो आप क्या करोगे, आप अपने ग्राउंड स्टेट में, मतलब जैसे बैठे थे आप वैसे स्टेट में वापस आ जाओगे, है ना। तो वैसे ही जैसे ही इसको पता चलता है कि यार मेरी एनर्जी तो खत्म हो गई, तो ये जो आपका एटम है, ये एटम क्या करता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आता है। और जब भी कोई एटम जो है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो वो एक एनर्जी ट्रांसमिट करता है। क्या ट्रांसमिट करता है, एनर्जी ट्रांसमिट करता है। उस एनर्जी ट्रांसमिशन को बोलते हैं अपन फोटोन। क्या बोलते हैं अपन, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो जब भी कोई एटम हायर एनर्जी से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो वो एक एनर्जी ट्रांसमिट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। वो है लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है वो, लाइट एनर्जी। तो इसी लाइट एनर्जी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, मतलब मेटल को रिमूव करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। इसमें कुछ क्रिस्टल्स यूज होते हैं, उस जो क्रिस्टल्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, एट्रियम और एल्यूमिनियम गार्नेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एट्रियम और एल्यूमिनियम गार्नेट के बने होते हैं, जिसको हम लोग डोप करते हैं नियोडियम से। जिसको हम लोग डोप करते हैं किससे, नियोडियम से बोलते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में NdYAG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NdYAG। बस नाम के लिए याद रखिए, हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ ले कि ये क्रिस्टल्स कौन से यूज होंगे। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए मुझे अगर
मशीनिंग करना है तो मैं कौन सी मशीनिंग यूज़ करूँ? तो आप बेझिझक बोल दीजिए कि मैं लेज़र बीम मशीनिंग यूज़ करूँगा। कौन सा मटेरियल के लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल रहा तो बेझिझक आप लोग लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। आई होप सभी को वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब भी कोई एटम को अगर आप एनर्जी देते हो तो वो क्या हायर स्टेट में चलेगा, और जब भी वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो कुछ तो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। उस फोटोन का हमें यूज करना है ताकि हम मशीनिंग कर पाए। ठीक है, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लेते हैं हम लोग इसका वाला। तो ये रही इसकी डायग्राम। क्या रही है? डायग्राम। इसको क्या करेंगे हम लोग बेटा? जहन में डाल देंगे, डायग्राम बना बना के देखेंगे, रट डालेंगे, छाप डालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो अपने को लगेगा यहाँ पे पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई हमें लगता है वो लगता है 1 से लेकर तो 10 किलोवाट तक। 1 से लेकर तो 10 किलोवाट तक लगता है। दूसरी जो चीज हमें लगती है इंपॉर्टेंट वाली वो होता है फ्लैश लैम्प। वो क्या होती है? फ्लैश लैम्प। फ्लैश लैम्प क्या काम करता है? इट इज यूज टू चार्ज द इलेक्ट्रॉन, सो कॉल्ड पंपिंग मीडियम। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को चार्ज करता है, मतलब लाइट फ्लैश। अरे यार, फ्लैश लैम्प का मतलब क्या रहेगा? लाइट फेंकना रहेगा ना। मतलब क्या करेगा? वो चार्ज देगा, एक पंपिंग मीडियम देगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद में कैपेसिटर। इट इज यूज टू प्रोड्यूस द लेजर बीम इम्पल्सेस। मतलब लेजर बीम इम्पल्स कौन प्रोड्यूस करेगा? तो भैया कैपेसिटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद लगेगा रूबिक क्रिस्टल। जो हमारा पंपिंग मीडियम है, मेन मेन जो क्रिस्टल है जिसकी वजह से हम लोग लेजर बीम बना रहे हैं, वो क्या है आपका? तो रूबिक क्रिस्टल है। उसके बाद में आपको लगेगा एक 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर ऊपर साइड में, और एक पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर लगेगा। उसके बाद में लगेगा एक लेंस। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग किस प्रकार से होता है हम लोग देखते हैं। तो जब भी हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद में क्या होता है? जो फ्लैश लैंप है, ये फ्लैश लैंप ऑन हो जाता है। फ्लैश लैंप ऑन होने के बाद में क्या होता है? बहुत सारी जो लाइट है, बहुत सारी जो लाइट है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? एकदम से चार्ज होने लग जाते हैं। किसके ऊपर होते हैं? रूबिक क्रिस्टल के ऊपर। रूबिक क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, इस रूबिक क्रिस्टल में हम लोग क्रोमियम का भी कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं, क्रोमियम का। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है किसका, तो क्रोमियम का। ओके, जैसे ही मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, फ्लैश लैंप चालू हो गए, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई। किसके ऊपर? रूबिक क्रिस्टल के ऊपर। तो इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो आयन्स है, ये क्या हो गए? एकदम से चार्ज हो गए, एकदम से चार्ज हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये क्या, इसके जो आइटम्स है वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। अब उनको तो पता चल गया भैया कि हायर एनर्जी स्टेट में अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो वापस से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। और जैसे ही वो लोअर एनर्जी स्टेट में आने लग जाएंगे तो वहां से क्या होगा? उनका लाइट एमिशन निकल जाएगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ फोटोन उसमें से एनर्जी क्या होगी? वो रिलीज होगी। और वही एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? एज अ लेजर बीम यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसा होगा? जैसे ही इसके आइटम्स जो है हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, जैसे इसके आइटम्स हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो ऊपर में हम लोगों ने एक 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया है। 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर क्यों लगाया हम लोगों ने? ताकि वो जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे जो है एक दूसरे से टच हो जाएंगे, एक दूसरे से टच होते रहेंगे, और क्या होगा? वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ताकि एनर्जी जो है वो बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे। और नीचे हम लोगों ने क्या लगाया है? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर क्यों लगाया? ताकि जितने भी हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेस आ रही है, लेजर बीम आ रही है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और हमें जितनी पावर की एनर्जी चाहिए थी उतनी ही पावर की हमें एनर्जी वहां पे मिल जाए। ठीक है, वैसे ही एनर्जी जो हमें मिलती है वो हम लोग कहाँ पे एकत्रित करते हैं? वो सारी एनर्जी हम लोग कहाँ पे एकत्रित करते हैं? फोकल लेंथ के पास में एकत्रित करते हैं। उसके क्यों एकत्रित करते हैं? ताकि वो पूरी एनर्जी जो है एक जगह पे फोकस हो जाए। फोकल लेंथ का काम क्या है? एक जगह पे पूरी एनर्जी को फोकस कर देना। तो वो उसको पूरा फोकस कर देता है और आपके वर्कपीस के ऊपर भेज देता है, जिसके वजह से क्या होता है? आपका जो मेटल है, आपका जो वर्कपीस है, उसमें से क्या होता है? मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ पेपराइजेशन। पेपराइजेशन की वजह से क्या होता है? मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। आई होप सभी को ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आऊँगा तो इस वीडियो को थोड़ा-सा पीछे फिर से देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार से लेज़र बीम मशीनिंग होती है, देखिए, ठीक है? और ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस प्रकार से लेज़र बीम मशीनिंग वर्क करती है। तो एडवांटेजेस क्या है? हम किसी भी प्रकार की मशीनिंग मटेरियल के ऊपर उसको हम लोग वर्क कर सकते हैं। नो टूल कॉस्ट बिकॉज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड एंड हेंस नो कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टूल। मतलब टूल और वर्कपीस का जो है कहीं पे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, तो टूल और वर्कपीस को टूल को अपने को बार बार चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं। नो डेलीमेशन इज कॉज एज देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द वर्कपीस। तो वर्कपीस का भी कोई उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। इट कैन बी इजीली ऑटोमेटेड एंड वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत ही फ्लेक्सिबली तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप जो है लेजर बीम मशीनिंग से बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तो सभी का रहेगा भैया। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ब्लाइंड होल्स, मतलब ब्लाइंड होल जो रहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे होल्स जो रहते हैं वो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते इसमें से, ठीक है? सेफ्टी के माध्यम से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मान लो अगर किसी का हाथ चले गया उस लेजर बीम में या कुछ भी चले गया तो वो डायरेक्टली उसका हाथ कट जाएगा, इतनी वो पावरफुल इंटेंसिटी होती है उस बीम की, ठीक है? तो इसीलिए ये सेफ्टी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेजर बीम मशीनिंग में। एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो छोटे छोटे होल्स बनाने के लिए हम लोग लेजर बीम यूज करेंगे। माइक्रो मास ऑफ माइक्रो मशीनिंग, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माइक्रो मशीनिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है? सर्जरी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर्जरी में भी आप लोग लेजर बीम यूज करते हो। हीट ट्रीटिंग ऑफ मटेरियल्स, कुछ कुछ हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होती है जो आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा उसमें भी हम लोग लेजर बीम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेल्डिंग एफ नॉन कंडक्टिव एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स इज यूज्ड। वेल्डिंग ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स के लिए भी हम लोग इसको यूज करेंगे। माइक्रो ड्रिलिंग, छोटी छोटी जो चीजें होती है उसको ड्रिल करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। फोटोग्राफी में भी आजकल यूज कर रहे हैं, नए टेक्निक आ गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक साइंस में भी आजकल लेजर बीम मशीनिंग यूज हो रहा है। तो देखिए लेजर बीम मशीनिंग जो है हर जगह पे आजकल चलते जा रहा है, ठीक है? तो यूनिट आउटकम्स क्या अचीव हुए? लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस के हमने एडवांटेज, वर्किंग, डिसएडवांटेज सब कुछ पढ़ा, एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, प्रोग्राम आउटकम्स भी हम लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है एमएसबीटी की? वर्किंग प्रिंसिपल बताइए एलबीएम प्रोसेस का, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन बताइए एलबीएम प्रोसेस का, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।